हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की अध्याय 27। कौन सा देख रहे हैं? अध्याय 27। एक धारा है, पता नहीं कहाँ से छूट गई थी अध्याय 27 की, नहीं तो वो कल ही कर लिए होते। बाद में देखा कि एक धारा रह गई अध्याय 27 की, तो आज देख लेते हैं, फिर इसके बाद अध्याय स्टार्ट करते हैं अध्याय 28। तो अध्याय 27 के संबंध विकृत चित्र अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध था। जो कैसे थे? जो क्या विकृत, जो मानसिक रूप से कैसे असंतुलित थे, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो उनसे संबंधित धाराएं थी, उपबंध थे। तो उसी के उसमें धारा 178 देखते बिना किसी देरी के। धारा 178 क्या कहती है? धारा 178 में है नातेदार। क्या? नातेदार या मित्र की देख रेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाना। इसमें क्या कहा गया है कि जो नातेदार है और जो या क्या है मित्र है, उसको जो कौन है, जो विकृत व्यक्ति है, वो सौंपा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा? विकृत व्यक्ति। यदि विकृत व्यक्ति है, उसको जो कौन है, डॉक्टर हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, जिस डॉक्टर को क्या कोर्ट ने अलॉट किया था उसकी जांच करने के लिए, उस डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट में दिया है कि इसको क्या है, विकृत व्यक्ति है, उसको रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट को। तो कोर्ट क्या करेगा? तो इस विकृत व्यक्ति को क्या करेगा? या तो डॉक्टर के पास रखेगा, या उनकी क्या उसकी देख रेख करने के लिए किसके पास रखेगा? उसके नातेदार, उसके पापा मम्मी भाई बहन जिसके पास, या उनके पास, या किसके पास? उसके मित्र के पास। किसके पास रखेगा? उसके मित्र के पास रखेगा। तो इस धारा में बताया गया है कि जो व्यक्ति क्या है, विकृत व्यक्ति है, उसको कोर्ट कहाँ पे भेज सकता है उसकी देखरेख के लिए? वो अपने उसके नातेदार या उसके मित्र के यहाँ उसको भेज सकता है, या उन व्यक्तियों को क्या कर सकता है, सौंप सकता है उसकी जिम्मेदारी, और उनको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो ये था अध्याय 27। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 28 बिना किसी देरी के। अध्याय 28 देखते हैं। अध्याय 28 किससे संबंधित है? तो अध्याय 28 संबंधित है किसे? न्याय प्रशासन से। किससे? न्याय प्रशासन पर जो प्रभाव डालने वाले हैं, क्या जो प्रभाव डालने वाले अपराध हैं, कैसे, किस पर? जो न्याय प्रशासन पर। किस पे? न्याय प्रशासन पर जो प्रभाव डालने वाले अपराध हैं उनके बारे में कुछ उपबंध है। किन के बारे में? जो किस पे? जो न्याय प्रशासन पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, उन अपराधों पर क्या है, उपबंध हैं, जो कैसे सामान्य उपबंध हैं। तो उनको देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा देखते हैं। धारा 179 धारा 379। धारा कौन सी? धारा 379। धारा 379 क्या कहती है देखते हैं। धारा 379 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। अब इसका मतलब क्या है? इसमें लिख दिया है कि धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। तो इसमें ये बताया गया है धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें ये कोर्ट का पूरा मामला होता है। क्या होता है? इसमें ये कोर्ट का मामला होता है, न्यायालय के ऊपर ये होता है कि जो न्यायालय जैसा विचार करे। तो इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी न्यायालय में क्या करता है, कोई अपनी अपील पेश करता है, क्या करता है, या आवेदन कोई पेश करता है, क्या करता है, किसी न्यायालय में कोई व्यक्ति क्या करता है, आवेदन पेश करता है। किसी व्यक्ति ने आवेदन पेश किया, तो आवेदन पेश करने के बाद न्यायालय को यदि क्या है न्यायालय को अपनी राय में क्या लगता है, उसको न्यायालय को यदि अपनी राय में लगता है कि इस व्यक्ति का न्याय क्या है, इस व्यक्ति के जो न्याय का जो हित है, न्याय के लिए जो हित है, उसको यह उपयुक्त है कि उसको जिस व्यक्ति के बारे में जो क्या किया गया, आवेदन दिया गया, उस व्यक्ति के न्याय के हित के लिए इसको यहाँ पे क्या किया जाना, इस धारा के अनुसार क्या करना, उसको न्याय संगत नहीं होगा, उसके बारे में जांच करना न्याय संगत नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसको धारा 215 के तहत उसकी जांच की जानी चाहिए। उसके न्याय संगत क्या होगा, उसको पहले किसकी जांच की जानी, पहले उसको 215 के तहत उसकी जांच की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? 215 के तहत उसकी जांच की जानी चाहिए। तो यदि उसको उस कोर्ट को लगता है कि जो अपराध है उसका धारा 379 के
अधीन नहीं, बल्कि किसकी, धारा 215 के अधीन है, तो उसको धारा 215 के अधीन उसके निर्दिष्ट जो अपराध है उसकी जांच की जानी चाहिए। क्या की जानी, उसकी जांच की जानी चाहिए। तो इसमें इसी के प्रावधान दिए गए हैं। किसके, इसके प्रावधान दिए गए हैं कि यदि जो केस क्या कोर्ट को लगता है, कोर्ट की राय में लगता है कि वह 279 के तहत नहीं, उसका क्या होना चाहिए, उसका जांच या उसके निर्णय 279 के तहत नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको कोर्ट को लगता है कि उसकी जांच निर्णय किसके 215 के अनुसार होना चाहिए। तो 215 के अनुसार जांच करने की इसमें क्या प्रक्रिया बताई गई है, प्रक्रिया बताई गई है। तो इसमें क्या बताई, प्रक्रिया 215 के तहत किस केसों की जांच की प्रक्रिया होगी और किस प्रकार से होगी। तो इसकी ये सारी की सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। किसमें, 379 में, किसमें 379 में। अब देखते हैं धारा 380। धारा कौन सी, धारा 380। धारा 380 में लिखा है एक शब्द अपील। क्या लिखा है, अपील लिखा है। धारा 380 में केवल लिखा है अपील। तो इस अपील का मतलब क्या है, अपील का मतलब कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कहीं भी अपनी अपील कर सकता है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें उन व्यक्तियों क्या है, उन व्यक्तियों के लिए अपील की प्रक्रिया की रूपरेखा बताई गई है। इनमें किन व्यक्तियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए रूपरेखा बताई गई जिनकी क्या है, जिन्हें या जिन्होंने अपनी या जिनकी क्या है, निचली क्या, जो निचली अदालत है, क्या जो निचली अदालत है उसमें क्या की, उनकी अपील स्वीकार नहीं की गई। क्या की गई, यदि किसी व्यक्ति ने क्या की, अपील दर्ज की कराई और क्या की, किसी निचली अदालत ने जिसमें उसने अपनी अपील दर्ज कराई, उस निचली अदालत ने, जिला न्यायालय, जिला अदालत ने क्या की, उसकी अपील दर्ज नहीं की। क्या की, उसकी अपील दर्ज नहीं की, या उसकी जो शिकायत वो क्या की, दर्ज नहीं की। उसने किसके ऊपर, उसको प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की अपनी कोर्ट न्यायालय में, लेकिन उसने क्या की, दर्ज नहीं की। या क्या होगा कि जिन के खिलाफ क्या है, कोई शिकायत दर्ज की गई है, क्या है, या इसमें किसी व्यक्ति ने दर्ज कराई लेकिन उसने दर्ज नहीं करी, या किसी व्यक्ति की क्या है, अपील दर्ज है, तो उसके लिए ये अपील है। यदि किसी की अपील दर्ज है तो उसमें भी क्या, वो वापस लेने के लिए, और यदि किसी की अपील दर्ज नहीं होती है तो इसमें क्या है, ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसमें क्या होता है, ये उन्हें क्या, जो उच्च न्यायालय, तो कहाँ पे ये लोग कहाँ पे जा सकते, उच्च न्यायालय पे, हाई कोर्ट पे, उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में ये लोग क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में ये लोग जा सकते हैं। तो इन लोगों को क्या है, उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देती है। ये धारा कौन सी, 380 किनको देती है, जिनकी निचली अदालत में अपील स्वीकार नहीं करी, या जिनकी अपील स्वीकार है, जिनको अपील वापस लेनी है, उनको ये हाई कोर्ट में अपील करने का क्या अधिकार देती है। क्या करती है, अधिकार देती है। कौन सी, धारा 380 क्या करती है, अधिकार देती है। जिसमें क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति शिकायत, इसमें शिकायत, कोई व्यक्ति शिकायत वापस ले सकता है। क्या कर सकता है, कोई वापस ले सकता है, वापस ले सकता है, या क्या कर सकता है, कोई उसमें कोई नया या कोई क्या नई शिकायत दर्ज कर सकता है। क्या, कोई नई शिकायत भी क्या कर सकता है, अपील के साथ में दर्ज कर सकता है। अपील करके क्या कर सकता है, वापस ले सकता है कोई अपील, या क्या कर सकता है, नई शिकायत को भी क्या कर सकता है, दर्ज कर सकता है। इस धारा में के तहत जो आदेश जारी किए गए होते हैं, जो इस धारा के तहत, जो धारा 380 के तहत जब अपील करने के बाद जो हाई कोर्ट में अपील करता है व्यक्ति, तो जब हाई कोर्ट के जो फैसले आते हैं, क्या होते हैं, जो हाई कोर्ट के फैसले होते हैं, या जो हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, जो हाई कोर्ट के निर्णय आते हैं, वो कैसे होते हैं, अंतिम होते हैं। क्या होते हैं, वो अंतिम होते हैं। इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। क्या होता है, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जाता। तो ये थी धारा 380। अब देखते हैं धारा 381। धारा 381 में क्या है, तो धारा 381 में खर्चे का आदेश देने की शक्ति। किस खर्चे का आदेश, तो इसमें है जो न्यायालय है, न्यायालय को जो शिकायत करता है, जो अपील दायर करने के लिए जो व्यक्ति, जो धारा 380 में क्या करता है, जो अपील दायर करता है, क्या करता है, जो व्यक्ति धारा 380 में अपील दायर करता है, उसी के खर्चे की बात की गई है 381 में। किसमें, 381 में क्या बात की गई है कि न्यायालय को जो शिकायत या अपील दायर करने के लिए जो आवेदन संबंधित क्या होते हैं, लागत होती है। क्या होती है, जो आवेदन संबंधित क्या होती है, जो लागत होती है,
जो लागत होती है उस लागत को निर्धारण करने का आदेश होता है। क्या होता है? आदेश देने का अधिकार होता है। किसको? किसको होता है? न्यायालय को। न्यायालय को ये आदेश होता है कि जो इसमें जो खर्चा हुआ हो, क्या हो, जो खर्चा हुआ हो या जो अपील करने में जो भी लागत आई हो वो क्या हो, वो एक नियत हो। क्या हो? एक नियत हो। कैसी हो? एक सुनिश्चित हो। तो इसमें यह सुनिश्चित, यह धारा और भी क्या है, यह धारा सुनिश्चित करती है कि जो तय की गई लागत है, क्या है, जो तय की गई लागत है उसी के अनुसार जो कार्यवाही है उसी तय लागत में ही क्या करनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या होनी? जो लागत तय है उसी तय लागत में क्या होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए। उससे ज़्यादा लागत नहीं लगनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को अपील करने में। तो ये बताती धारा 381। अब देखते हैं धारा 382। धारा 382 में क्या है? तो धारा 382 कहती है जहाँ, कहाँ पे, जहाँ मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहाँ प्रक्रिया। कहाँ पे? जहाँ पे कौन संज्ञान करे? जहाँ पे मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहाँ पे क्या, वहाँ की प्रक्रिया, वहाँ पे क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मजिस्ट्रेट के पास क्या होता है, जो व्यक्ति होते हैं क्या होते हैं उसमें, जो 379, कौन सी, जो 379 और 380 के तहत क्या की जाती है, मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज की जाती है। या मजिस्ट्रेट किसके, मजिस्ट्रेट 379-80 के अंतर शिकायत दर्ज करता है। क्या करता? 379-80 के अंतर शिकायत दर्ज करता है। तो जब ये शिकायत दर्ज की गई, अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या है, इसमें इसकी जांच होने स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है? इसकी जांच स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब जांच होती है तो उसी टाइम में क्या होता है, तो इसी टाइम में क्या होता है, इसी मजिस्ट्रेट, जिस मजिस्ट्रेट की जांच की जा रही है या किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा रही है, तो उसके जो निर्णय निकाले जा रहे हैं, क्या, जो निर्णय निकाले जा रहे हैं उन पर क्या होता था, उन पर अपील आ जाती है। क्या हो जाती है? उन पर अपील आ जाती है। वो जो निर्णय निकाले जा रहे हैं इनके द्वारा उन पर क्या हो जाती है, अपील आ जाती है। या इन लोगों ने जो निर्णय निकाले हैं उन पर क्या होगी, अपील, किसी ने अपील कर दी। जब अपील कर दी तो फिर क्या किया जाएगा, अपील कर दी जब न्यायालय के पास, तो फिर न्यायालय क्या करेगा, मजिस्ट्रेटों को बुलाएगा। फिर न्यायालय क्या करेगा, वहीं पे स्टार्टिंग पे जाएगा और पता करेगा किन मजिस्ट्रेटों ने, जिन मजिस्ट्रेटों ने इनका निर्णय निकाला है उन मजिस्ट्रेटों को बुलाएगा और क्या करेगा, उस केस को जहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, शुरू से उस केस की तह तक जाएगा और उस केस को फिर से दोबारा से क्या करेगा, रीओपन करके उसकी पूरी जांच करेगा। और जहाँ पे ये अपील आई है, जिस निर्णय में ये अपील लगाई है, उस पहले उस अपील को क्या करेगा, निपटाएगा। क्या करेगा, पहले उस अपील का निर्णय निकालेगा कि क्यों इसमें अपील आई है। तो पहले इस अपील को क्या क्या करेगा, अपील का निर्णय निकालेगा, तब तक इसको, इसकी जांच को क्या करेगा, रोक देगा। क्या करेगा, इसकी जांच को तब तक रोक देगा। जब अपील का निर्णय आ जाएगा उसके बाद उसको आगे उसकी जांच करेगा और फिर क्या करेगा, निर्णय देगा। तो इसमें ये बताया गया कि जब मजिस्ट्रेट को संज्ञान में लिया जाता है तो उसको दोबारा से क्या किया जाता है, केस को दोबारा से पूरी जांच की जाती है। जब किसी मजिस्ट्रेट में जब अपील कोई कर दे, किसी की मजिस्ट्रेट के निर्णय में क्या करे, अपील कोई कर दे, तो उस पर दोबारा से केस की सुनवाई की जाती है। तो देखते हैं धारा 383, कौन सी, धारा 383। धारा 383 में क्या है, मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो मिथ्या साक्ष्य होता है, यदि कोई व्यक्ति क्या करे, मिथ्या साक्ष्य दे दे, क्या करे, कोई मिथ्या साक्ष्य, झूठे साक्ष्य दे दे, तब उस पर क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में इसमें बताया गया। उस पर संक्षिप्त प्रक्रिया होगी, उसको सजा वगैरह भी हो सकती है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, झूठे साक्ष्य दे देता है, झूठे साक्ष्य दे देता है, उसको क्या सजा हो सकती है। अब देखते हैं धारा 384। धारा 384 में क्या है, अवमानन की, क्या, अवमानन के कुछ मामलों में प्रक्रिया। किन मामलों में, अवमानन, किसके, अवमानन की। अवमानन का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति, अवमानन का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं मान रहा, कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं मान रहा, किसी की बात को नहीं मान रहा, तो उसको क्या करना, तो वो किसी की बात का क्या अवमानन कर रहा है, उसको वो बात अच्छी नहीं लगती है, वो किसी को कोई डरा धमका के उसको वो बात मनवा रहा है। क्या कर रहा है, कोई डरा धमका के वो बात मनवा रहा है, तब ये क्या करता है, तब की ये प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, जो अवमानन के हैं, जो कुछ मामले हैं होते हैं, जो किसके, जो कहाँ कहाँ पे, जो सिविल मामले भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये अवमानन के क्या, सिविल मामले भी हो सकते हैं,
आपराधिक मामले भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, राजस्व न्यायालय के मामले भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते, सिविल हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं, आपराधिक हो सकते हैं, और क्या, राजस्व हो सकते हैं, राजस्व न्यायालय के अपराध भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति, इसमें क्या होता है, अवमानना नहीं करता, तो उसमें क्या होता है, इसमें माना जाता है कि इसमें अगर यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को डरा धमका के, डांट पीट कर, या क्या करता है, उस किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करके कोई जानकारी वसूल निकलवाता है, या क्या करता है, कोई धन वगैरह वसूलता है, क्या करता है, जानकारी निकलवाता है, या कोई धन वगैरह वसूलता है किसी व्यक्ति को मार पीट के, तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को जिसने मार पीट के उसको धमकाया, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको हिरासत में, पुलिस के कर से उसको हिरासत में भी लिया जा सकता है, उसको क्या, हिरासत में लिया जा सकता है, उसको क्या, जुर्माना लगाया जा सकता है, क्या जुर्माना लगाया जा सकता है, उसको जेल भी हो सकती है, क्या हो सकती है, उसको जेल भी हो सकती है, और भी हो सकते हैं उसको। तो इसमें क्या बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है, जो मामले किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, सिविल हो सकते हैं, आपराधिक या राजस्व किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती उसको बात कोई अपनी मनवाता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है, जुर्माना और जेल भी हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।